तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। तो हम पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो डिमांड उठी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कैसे कुछ उठी थी, कब कब किसने किसने डिमांड उठाई थी। पहले जो एम एन रॉय ने, फिर जवाहरलाल नेहरू ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग उठाई थी। तो उसके बाद जो अगस्त ऑफर आया था 1940 में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। और उसके बाद फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और 1946 में फिर फाइनली जब जो कैबिनेट मिशन आया था, जिसको पहले जो ये मुस्लिम लीग है उसने रिजेक्ट मान लिया था, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उसको तो 13 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई थी, इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास किए गए थे, पेश किए गए थे वहाँ पे जो असेंबली है उसके सामने। तो वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भी कैसे कैसे क्या क्या जो रिजोल्यूशन थी, जो उद्देश्य थे, वो पेश किए गए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैबिनेट की जो कैबिनेट्स थी या फिर जो कमेटीज़ वगैरह थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी होगी या फिर और रेगुलेटिंग कमेटी होगी, उनके बारे में पढ़ेंगे कि भी उन्होंने क्या कुछ कमेटीज़ बनाई थी, किसको कितना कुछ सीट्स वगैरह एलोकेट की गई थी। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी कंपोजिशन क्या गई थी, उसमें क्या कुछ सीट वगैरह एलोकेट की गई थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वाज कंस्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन। तो ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में मार्च में आया था और मई में उसने अपनी जो प्लान है वो पब्लिश किया था। तो उसके तहत जो कंस्टिट्यूट की गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका गठन हुआ था 1946 में, नवंबर 1946 में। तो उस जो स्कीम जो किसने फॉर्मुलेट की थी, कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसने फॉर्मुलेट की थी। तो इसके क्या कुछ फीचर थे, जो स्कीम थी उसके फीचर थे कि जो सीट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट्स हैं वो कैसे कुछ एलोकेट की जाएंगी, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या कुछ फीचर्स वगैरह दिए थे। तो सबसे पहले क्या था, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस थे उस टाइम पे, तो उसको मिलाकर के टोटल 292 सीट्स अलॉट की गई थी। और जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट कैसे हो गए कि जो मान लो हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ये सब जो कहते हैं एक राजा के अधीन आते थे, तो इनको प्रिंसली स्टेट कहते थे। प्रिंसली का मतलब यहाँ पे हो गया कि भी एक राजा के अधीन या फिर जो प्रिंस है उसके अधीन आते हैं, तो उन स्टेट्स को क्या कहते थे, प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। तो उनके अंडर कितने आए थे, 93 सीट्स को अलोकेट किया गया था। वैसे जो थे वो काफ़ी संख्या में थे, 500 550 के आसपास कुछ संख्या थी इनकी प्रिंसली स्टेट्स की। लेकिन उसमें कुछ जैसे कुछ इकट्ठे कर दिए, एक एरिया के जो स्टेट्स हैं उनको इकट्ठे करके एक वो दे दी गई, सीट दे दी गई। तो इस तरह से टोटल 93 सीट्स ही दी गई थी सभी जो प्रोविंसेस हैं उनको मिला करके। और जो थर्ड है वो बनी थी जो चीफ कमिश्नर था वहाँ का। तो पूरे देश में जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे 4 थे, जो बड़े बड़े जो प्रोविंस थे उनको चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कहा गया था। तो उनको अलग अलग सबको एक एक क्या दी थी, सीट दी गई थी। तो टोटल सीट हो गई थी 389। इसमें सबसे ज़्यादा थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की 11 सीटें थी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें एलोकेशन में। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि जो रिजल्ट थे, जो इलेक्शन हुआ था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो इतनी सीटें थी 393 सीटें थी, 389 सीटें थी सॉरी। तो 389 सीटों पे जो इलेक्शन हुए थे उसमें किसको कितनी सीटें मिली थी, कि कौन सी पार्टी खड़ी हुई थी, उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें आउट ऑफ 296। सेकंड बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसको मिली थी 73 सीट। और उसके बाद जो छोटी छोटी पार्टी थी, किसी को 1 सीट मिली, किसी को 8 सीट मिली, किसी को 1 सीट मिली, किसी को 2 सीट मिली। तो मेनली तो सबको एक एक ही मिली थी। जो इंडिपेंडेंट्स थे उनको 8 सीटें मिली थी और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसको 1 सीट मिली। ये यूनियनिस्ट मुस्लिम थे उनको भी 1 सीट मिली। यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 6 नॉन कांग्रेस से जो बिलोंग करते थे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन सबको 1 सीट ही मिली थी। और जो इंडिपेंडेंट बच गए उसको 8 सीटें मिली थी। जो सभी सारे इंडिपेंडेंट मिला करके सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाए थे। तो इसमें टोटल 296 सीटें थी, जो जिसमें से सबसे ज़्यादा जीती थी 208 में। तो ये 208 के बारे में है। और जो 73 मुस्लिम लीग जीती थी, ये इन सीटों को आपको काफ़ी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। जो बाकी के बच गए इनमें से कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं।
नेक्स्ट क्या है कि जो कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन था, पहले ये अभी ने देखा कि जो पार्टी वाइज किसको कितनी सीट मिली थी, तो अभी जो रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो वो थी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें कौन से धर्म को कितनी जो सीटें मिली थी, कितनी रिप्रेजेंटेशन उनको दी गई थी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हिंदू धर्म उसको मिली थी 163 सीटें मिली थी। मुस्लिम धर्म को 80 सीट मिली थी। शेड्यूल कास्ट को 31 सीट्स, इंडियन क्रिश्चियंस को 6 सीट्स, बैकवर्ड ट्राइब्स हो गए जो उनको 6 सीट मिली थी। सिक्स को भी 4 सीट मिली थी। एंग्लो इंडियंस हो गए जो अंग्रेज़ थे, जो यहाँ आकर के बस गए और उनसे फिर जो बच्चे पैदा हुए भी, जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शादी कर ली, उनके जो बच्चे हैं उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। जो पर्सियन है, पारसी हैं लोग, उनको भी 3 सीटें मिली थी। एंग्लो इंडियंस को भी 3 सीटें मिली थी। तो टोटल ये 296 सीटें हो गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि जो कमिटीज़ हैं, कमेटी क्या क्या कौन सी कमेटी बनाई गई थी और उनके चेयरमैन कौन थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो यूनियन पावर्स कमेटी है उसका हेड था जो जवाहरलाल नेहरू हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसको भी हेड कौन कर रहे थे, चेयरमैन कौन थे उसके, जवाहरलाल नेहरू। और इसमें थर्ड है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड का आपको पता ही है कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और फिफ्थ क्या है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के ऊपर भी जो कमेटी बनाई गई थी एडवाइजरी कमेटी, उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जा कर के क्या बने कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके हेड बने, और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। जो स्टेट्स कमेटी है फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जैसे भी जो स्टेट्स थे वहाँ पे उस टाइम पे जो प्रोविंसेस वगैरह थे, या जो मतलब उस टाइम पे क्या था कि ज़्यादातर जो स्टेट्स वगैरह थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो उनको मतलब पूरे देश में मिलाने के लिए, उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए भी, ताकि वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको साइन कर सके, तो उसके नेगोशिएशन वगैरह के लिए जो कमेटी बनाई गई थी स्टेट्स कमेटी, उसके हेड, उसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट कमेटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेटी जो माइनर कमेटी थी, मतलब ये तो थी जो मेजर कमेटी थी, जो बड़ी बड़ी कमेटी थी, जो बड़े बड़े फैसले लेती थी। जो माइनर कमेटी से भी छोटे मोटे फैसले हैं जो उनके ऊपर भी कमेटी बनाई गई थी, उनके हेड कौन थे, इनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो जो कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो संवैधानिक सभा है, जो उसको कैसे काम करेगी उसके ऊपर जो कमेटी बनी गई थी, उसको जी.वी. मालवंकर जी ने चेयर किया था। और जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी भी, जो मतलब कमेटी है जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही है, उसमें अलग अलग कमेटी बनाई जा रही है, तो उसके जो खर्चे हैं वो कैसे कैसे एडजस्ट करने हैं उसके बारे में जो थे वो थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, उनके चेयरमैन थे। नेक्स्ट है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी का जो बी पट्टाभी सीतारमैया थे, उनके चेयरमैन थे हाउस कमेटी के। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग भी, नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए, कैसा वो बनना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, तो उसमें क्या कुछ फीचर्स होने चाहिए, उसके बारे में जो कमेटी बनाई गई थी उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शेयर कर रहे थे। तो जो स्पेशल कमेटी है ऑन टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि भी ड्राफ्ट तैयार होगा तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा स्पेशली। तो उसके लिए अलग से कमेटी बनाई गई कि इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं या कुछ इसमें ऐड करना हो सकता है बाद दोबारा से, तो उसके हेड थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो नेक्स्ट है क्रेडेंशियल्स भी, जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, कौन सी जरूरतों की ज़रूरत पड़ सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो उसके भी हेड कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। जो फाइनेंस है स्टाफ कमेटी है, उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एट्थ है जो हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी है, उसके हेड का भी इनको नाम नहीं पता है हमें, तो ये जो कि क्योंकि ये माइनर कमेटीज हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती हैं। मेजर हैं जो वो पूछी जाती है ज़्यादातर। तो इसमें हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भी कमेटी कौन सी बनाई गई थी। तो हिंदी होगी, उर्दू होगी, प्रेस गैलरी कमेटी होगी, कमेटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया है जो अंग्रेज सरकार के द्वारा 1947 का, तो उसके पास होने से क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है इंडिया के ऊपर, इंडिया की स्थिति के ऊपर, लोगों के दिमाग के ऊपर या लोगों के आपस में व्यवहार के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि उसमें क्या कह दिया गया था कि 2 देश का बंटवारा हो जाएगा, इस देश का पूरे 2 देशों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाएगा। तो उससे जो एग्जामिन करेगा कि ये इफ़ेक्ट, क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर इस जो एक्ट है इस 1947 का इंडिपेंडेंस का, उसका। तो नेक्स्ट है कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। तो आपको बताया गया कि जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कितने थे, 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे, तो उनको हेड करने थे बी पट्टाभी सीतारमैया, उस कमेटी को हेड कर रहे थे।
तो कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस भी लिंग्विस्टिक के बेस पे, जो भाषा के बेस पे अगर जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करना है, जो अभी बटे हुए हैं पहले ही जो प्रोविंसेस हैं जो लिंग्विस्टिक बेस पे बने हुए हैं, उनको भी क्या, उसकी भी एक कमेटी बनाई गई थी। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी फाइनेंशियल प्रोविजंस के लिए, और एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी कि भी सुप्रीम कोर्ट कैसे कुछ एस्टेब्लिश होगी, क्या कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसको हेड कर रहे थे एस वरदाचार्यर। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं जो वो टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसके, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो प्रेसिडेंट थे, एच.सी. मुखर्जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, जो बी.एन. राव है वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और इन्होंने जो इनिशियल ड्राफ्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी इन्होंने ही तैयार किया था। तो आगे बढ़ते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है जिसने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्राफ्ट किया था, लिखा था, बनाया था, उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो जितनी भी कमेटीज़ वगैरह थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सेटअप की गई थी 29 अगस्त 1947 को। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका सेटअप कब हुआ था, अगस्त 29 1947 को। तो इट वाज द कमेटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट। तो एक ड्राफ्ट है, एक ढांचा है किसका, जो संविधान है उसका एक मसौदा, एक ढांचा तैयार करना था। उसका काम किसका था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका काम था कि जो एक ड्राफ्ट है नए कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का नया कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ड्राफ्ट तैयार करना उसका काम था। तो इसमें 7 सदस्य थे जो जिनका नाम हमेशा है तकरीबन पूछा ही जाता है। तो इनमें से 7 में से किसी एक का भी नाम पूछा जा सकता है कि भी इसमें 7 मेंबर थे, मान लो ऑप्शन दे दिए 4 की, इनमें से बताओ कि इनमें से कौन सा था, या इनमें से भी ये 4 हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से एक बताओ कि इनमें से एक मेंबर जो कंस्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। तो जो बी.आर. अम्बेडकर हैं वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एन. गोपाला स्वामी अयंगर है, ये भी मेंबर थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, और जो एन. माधवा राव है, और टी.टी. कृष्णामाचारी, ये सब क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी पढ़ते हैं इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इनैक्टमेंट ऑफ द जो मोशन है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, वो पास किया गया था नवंबर 26 1947 को, यानी 1949 को, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 है उसको जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो चुका था, जो एक तरह से, लेकिन उन्होंने तभी उसको अपनाया नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि जो पहले एक बार 1930 में 26 जनवरी के दिन को एक इंडिपेंडेंस के तौर पर मनाया गया था, इंडिपेंडेंस डे के तौर पर, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं तो 1930 में आज़ाद नहीं हुआ था भारत। तो इसलिए 1949 के बाद 1 महीना बच गया, 2 महीने बच गए थे तकरीबन, जो उसमें क्या होता कि जो 20 साल होते उसके, जो हमने आज़ादी के दिन मनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को, तो उसको मेमोराइज करने के लिए एक तरह से क्या किया गया था, 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, पब्लिक डे है वो मनाया जाता है। तो जो ड्राफ्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, और इस पे सिग्नेचर्स वगैरह हैं, जो प्रेसिडेंट हैं जो कमेटी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन सब के जो सिग्नेचर वगैरह हैं वो भी 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिए गए थे, रिसीव कर लिए गए थे। तो आप जैसा कि आप आज के जो प्रीएम्बल है आपका संविधान का वो देखते होंगे, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि भी आज यानी 26 नवंबर 1949 को हम सभी मेंबर्स इस पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, और अपने आप को यानी कि अपने देश को अपना ये नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या कहा, दिस इज आल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल। देखा मैंने बताया था कि जो प्रीएम्बल है उसमें भी ये डेट मेंशन की गई है कि किस दिन जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, भारत के लोग हैं, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इनेक्ट किया था, और अपने आप को, अपने देश को खुद को सौंप दिया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्टेड किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कंटेंट प्रीएम्बल, उसमें प्रीएम्बल था, प्रीएम्बल होता है प्रस्तावना, ये जिसको क्या कहते हैं, एक तरह से जो बुक है उसका एक कवर कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताता है कि भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ बातें की गई हैं, इक्वालिटी की बातें की गई हैं, जस्टिस की बातें की गई हैं, तो उन सब के बारे में जो प्रीएम्बल है वो हमें बताता है। तो इसमें क्या है कि जो 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे उस टाइम पे, अभी तो आर्टिकल्स भी बढ़ चुके हैं और अभी शेड्यूल्स भी 8 से बढ़ करके 12 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट है जो एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भी कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कैसे हुआ था, क्या कैसे कुछ उसको लागू किया गया था, कि जो कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं, इलेक्शन से रिलेटेड हैं, या फिर प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं कुछ। तो जो ये सारे प्रोविजंस हैं, शॉर्ट टाइटल इनमें किस में आते हैं, ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60,
324, 366, 367, 379 ये सारे हैं जी, आप देख लेना एक बार। 393, 392 इन तक हैं। तो इनमें कब फोर्स हो गए थे ये सारे? 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुके थे। तो ये आर्टिकल्स जो 5 से लेकर के 393 के बीच में लिखे हुए हैं, तो ये सभी के सभी 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। जो बाकी के थे वो कुछ समय के बाद, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि जब संविधान जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके बाद लागू हुए थे। तो जो रिमेनिंग प्रोविजंस है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 को, जब देश ने क्या मनाया था? रिपब्लिक डे मनाया था एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। तो इसको जो मतलब 26 जनवरी 1950 को ही जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है, इसको गणतंत्र के रूप में जो संविधान है उसके प्रारंभ होने की तारीख के रूप में माना जाता है। बनकर तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन 1930 को जो पूर्ण स्वराज का डे सेलिब्रेट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो 26 जनवरी वाज specifically chosen as the date of commencement of constitution because of its historical importance। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी उसकी, इतिहास में काफ़ी कुछ मतलब खास उसकी वजह थी, खास ऐतिहासिक महत्व था उसका। तो इट वाज दिस डे और इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड। तो पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होगा कि भी सारा जो राज है वो सब के ऊपर, यानी हमारे ऊपर ही रहे, कि जो बाहर के देश हैं, जो ब्रिटेन है उसकी सरकार के जो हमारे ऊपर कब्जा है उसके ऊपर उनका वो चला जाए। तो पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि भी खुद के जो देश है उसके ऊपर खुद का ही राज हो, ना कि बाहर के किसी देश का राज हो। तो इसको ही जो मतलब रिजोल्यूशन, उसको लाहौर सेशन में 1929 के 2 दिसंबर लाहौर सेशन था, उसमें ये फैसला लिया गया था कि भी 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी को एक यादगार की तरह बनाने के लिए इन्होंने 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो प्रोविजंस बच गए थे बाकी के, उनको फोर्स में ला दिया, उसको डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट बना दिया गया। तो नेक्स्ट है अदर्स फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम तो क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तैयार करना, उसको ड्राफ्ट तैयार करना, उसको बनाना और उसको फिर लागू करना। लेकिन कुछ और फंक्शन भी थे जो इन्होंने परफॉर्म किए थे। क्या कुछ फंक्शन थे इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, जो ऑर्डिनरी लॉ बनाए थे या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कुछ फंक्शन उन्होंने क्या किए थे, परफॉर्म किए थे। वो क्या थे कि जो इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। तो जो मई 1949 में राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ जो एक वो बनाया गया था, एसोसिएशन बनाया गया था, उसमें भारत को एक मेंबर के तौर पर इन्होंने रजिस्टर कर दिया था, उस चीज़ की पुष्टि कर दी थी। और इन्होंने जो 22 जुलाई 1947 को क्या कर दिया है, जो नेशनल फ्लैग है, जो आज हम तिरंगा देखते हैं, उस राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने अपना लिया था। और जो नेशनल एंथम है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसके साथ साथ उसी दिन नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है उसको भी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जो गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले अपना लिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर भी चुन लिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम कल एक और पढ़ेंगे पार्ट, उसमें पार्ट 4 में हम इस चीज़ को, इसको जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस सीरीज़ को हम ख़त्म करेंगे। और उसमें हम पढ़ेंगे कि जो क्रिटिसिज्म कैसे कुछ किया गया, मतलब उसका विरोध किया गया, कुछ उसके बारे में गलतियाँ निकाली गई लोगों के द्वारा, राइटर्स के द्वारा, या जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेम्बर्स हैं उनके द्वारा। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। जो उसका मतलब हम क्या कर देंगे, इस जो सीरीज़ है इसको कल फाइनल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए करियर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।